So, hello class 8 students, welcoming you all back to your chapter that is the colonial era in India. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं the next episode. हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे इंडिया went from paradise to hell, right? And आज के एपिसोड में that will be episode number 8 if I'm not wrong. वो हम देखेंगे आज चेंजिंग लैंडस्केप, कैसे हमारा जो लैंडस्केप था इंडिया का वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, राइट? लैंडस्केप से आप समझ रहे हैं ना, लैंडस्केप इज लाइक जो आपका ऐसे देखिए लैंडस्केप अगर आप छोटे होते बनाते होगे तो जैसे पहाड़ बनाते हैं, उससे एक नदी निकल रही है, उधर से दो तीन घर बने हैं, पेड़ बने हैं, वैसा सा लैंडस्केप। तो कैसे एक लैंडस्केप पहले जैसे इतना खूबसूरत होते हुए लास्ट में जाते हुए गंदा भद्दा बन गया, तो वही हम देखते हैं। So let us see and let us move forward with the topic which we are today going forward with is changing landscape. So let us move forward. The expanding colonial rule impacted nearly every aspect of Indian life, as the rulers were convinced that India should be reshaped according to their superior conception. Let us believe briefly look at the few those impacts. मतलब कि हमने जैसे देखा कि जो colonial rule था वो धीरे धीरे करके expand हो रहा था, बढ़ रहा था, और उसने हर एक एस्पेक्ट जो था इंडियन लाइफ का उसको बदला, राइट? इम्पैक्ट किया। कैसे किया? क्योंकि जितने भी रूलर्स उस टाइम पे थे इंडिया के, उन्होंने धीरे धीरे सोचा, देन वो कन्विंस हो गए, दे वर कन्विंस्ड कि जो इंडिया है उसको रीशेपिंग की जरूरत है, एज एन फिर से थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो सुपीरियर पावर से जो सुपीरियर लोग थे उनके बदौलत उनके अकॉर्डिंग, राइट? तो हम कुछ कुछ इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट वाज डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, यानी कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज बंद होती रही, धीरे धीरे कम होती रही और whatsoever. So let us move forward with this. Before the 18th century, India was renowned for its manufacturing capabilities, particularly in textiles, cotton, silk, wool, jute, hemp, and coir being the chief ones. यानी कि 18वीं सदी से पहले जो इंडिया बहुत जानी पहचानी थी, बहुत रिनाउंड थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लेकर, बहुत अच्छे से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर देती थी। पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें, जैसे कॉटन, सिल्क, वूड, जूट एंड मेनी मोर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल के वो थे जिसको वो एज एन मैन्युफैक्चर करती थी, राइट? Indian cotton textile in particular with a rich and intricate design, bright colors and texture ranging from ultra thin muslins to richly embossed fabrics were high in demand in many parts of the world, right? तो मतलब कि इंडियन के जो कॉटन टेक्सटाइल थे ना वो बहुत ज्यादा थे, पर्टिकुलरली रिच थे, एज इन उनके बहुत अलग अलग डिजाइन थे, बहुत प्यारे प्यारे, एज महंगे काइंड ऑफ महंगे इन सेंस रिच इन स्टाइल डिजाइन थे, है ना? ब्राइट कलर में, अलग अलग टेक्सचर में, जो कि अल्ट्रा थिन मुस्लिम यानी कि बहुत कोई कपड़ा ऐसा बहुत ही पतला सा होता है वो से लेकर के रिचली एम्बॉस्ड फैब्रिक्स, यानी कि बहुत ज्यादा डिजाइन जो है उसके कपड़े में वो वैसा सा वो बहुत ज्यादा माना मतलब बनता था ऐसा टेक्सचर कपड़ा, राइट? एंड दे वर वेरी मच हाई डिमांड, बहुत ज्यादा उसकी हाई डिमांड थी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे imposed का मीनिंग लिखा हुआ है, that is with a design stamped on the cloth in such a way that it stands out in relief, यानी कि अगर आप शांति से देखो तो आपको वो डिजाइन जो है एकदम स्टैंड आउट करके, that is your imposed, right? Let us explore. Do you understand all the terms used above to list and describe Indian textile? मतलब इन टेक्सटाइल को एक्सप्लेन करने के लिए तो पे कैसे कैसे टेक्सटाइल के फैब्रिक्स होते थे वो सब एक्सप्लेन करने के लिए we'll just see. जो इंडिया था बहुत ही ज्यादा वाइड वैरायटी, यानी कि टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी और वाइड वैरायटी, बहुत ज्यादा वैरायटी बनाने में मशहूर था। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स थी उसमें कॉटन था, सिल्क, वुल, जूट, हेम्प, कॉयर, मसलिन, इम्पोज फैब्रिक, ये चीजों की बात हो रही थी पीछे, है ना? तो देखते हैं, जैसे कॉटन था, दैट इज अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक जिसको हम क्लोथिंग के लिए यूज करते थे, दैट इज सॉफ्ट फैब्रिक वाइडली यूज फॉर क्लोथिंग। सिल्क इज फाइन एंड एक्सपेंसिव फैब्रिक प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क वॉर्म से सिल्क बनते थे, एंड वो बहुत ही फाइन फैब्रिक होता था, बहुत ही महंगा भी होता था, राइट? वूल इज द फैब्रिक मेड फ्रॉम शीप्स वूल सुटेबल फॉर कोल्ड वेदर, यानी कि ठंड में ज्यादा पहनते थे। जो ऊन होती है ना शीप की, उससे एज एन शीप्स वूल, नॉट ऊन एक्चुअली, शीप्स वूल जो होती है वूल उसकी शीप की, उससे बनता था फैब्रिक, राइट? जूट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज फॉर रोप्स, बैग्स एंड मैट्स, यानी कि जो जूट है उसको ज्यादातर हम पहनने ओढ़ने के लिए नहीं, बट एज एन रस्सियां, बैग वगैरह, एज एन, है ना, मैट, वो सब बनाने के लिए यूज करते हैं जूट को। हेम्प इज फाइबर यूज टू मेक रोप्स, क्लोथ्स एंड पेपर, हेम्प को हम ज्यादातर एज एन रोप, पेपर, क्लोथ, इन सब के लिए बनाने के लिए यूज करते हैं।
Coir is a fiber obtained from coconut husk used in mats and ropes. तो जो coir होता है उसको coconut husk जो होता है ना coconut का उससे बनता है, and that is used in your mats and ropes, right? Not for wearing and everything. Muslin is extremely fine cloth produced mainly in Bengal, यानी कि बंगाल में ज्यादातर ये muslin cloth बनता है, right? Muslin जो कि बहुत ही fine, बहुत ही पतला सा cotton cloth होता है, right? Embossed fabric cloth with a raised decorative pattern, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे intricate patterns हो, that is your embossed fabric, right? And these textiles were exported worldwide and contributed greatly to India's prosperity before India's British rule. जो टेक्सटाइल जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे थे, और इंडिया की प्रोस्पेरिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करवाए जाते थे, राइट? दैट इज वाई दे वर वेरी मच लाइक इतने इंपॉर्टेंट थे। ब्रिटिश रूल से पहले ही इसने इंडिया को एज एन प्रोस्पेरिटी दिखा दी थी, राइट? So let us move forward. British policy imposed heavy duties on Indian textile imported into Britain while forcing India to accept British manufactured goods with minimal tariffs. यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटीज हैवी टैक्स लगा दी इंडियन टेक्सटाइल में और इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, यानी कि उसको इम्पोर्ट करवा दिया ब्रिटेन में। वेल इंडिया को फोर्स किया कि वो मैन्युफैक्चर करे गुड्स बहुत ही कम कम टेरिफ के साथ, यानी कि वहां पर वो जो बेच रहे हैं ना, जैसे वहां पर बेचते हैं as in, तो उसका जो चार्ज लगता है वो, है ना, अगर वहां से भेज, जैसे मैं यहाँ से उधर भेज रहा हूँ, तो जितना चार्ज वो मुझे देंगे कि मैं उनको भेज रहा हूँ, तो उसमें मिनिमल टैरिफ, यानी कि वो जो चार्ज टैरिफ, तो उसमें वो भेज रहे हैं। अब देखिए उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगा दी इंडियन टेक्सटाइल में जो कि बाहर लग रही थी, प्लस उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का जो था उसको मैन्युफैक्चर जो, देखिए एक मेरी बात सुनिए, जो इंडियन टेक्सटाइल थे ना जैसे जो यहाँ पे बन रहे थे, उनको एज एन बाहर भेज दिया, एज एन बाय वॉट, उनको बहुत ही कम कम हैवी ड्यूटीज में वहां पे भेज दिया कि बहुत ज्यादा पैसे लगा के जी हाँ 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 ठीक है ठीक है, एज एन उनसे बहुत पैसे लेके हाँ हाँ ओके जाओ, क्योंकि वो लोग ही बेच रहे हैं उधर में, तो दैट इज वाई। देन जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग थी, वहाँ के जो गुड्स थे यानी कि ब्रिटिश के जो गुड्स थे, उनको बहुत ही कम कम टेरिफ, बहुत ही लाइक सस्ते सस्ते उसमें खरीदवा के यहाँ पे लेके आ गए, राइट? मतलब कि यहाँ के पैसे से लूट के उनको पैसा लेके उनको वहां पे भेजा, प्लस अपना सामान यहाँ पे बेचने के लिए बहुत कम कम चीजों से कि भैया ये हमारा गुड्स भी मैन्युफैक्चर है, वैसे सा काम करा। Moreover, Britain now controlled most of the sea trade as well as exchange rates, so Indian traders find it difficult to export as earlier. मतलब कि ज्यादातर अब भी जो ब्रिटेन है बहुत ज्यादा सी ट्रेड और एक्सचेंज रेट कंट्रोल करता है, तो इसलिए जो इंडियन ट्रेडर है वो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करने से पहले से उनके लिए अब इस टाइम पर डिफिकल्ट सी थी, क्योंकि अब ब्रिटिश लोग ब्रिटेन लोग ज्यादातर जो सी ट्रेड है वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, राइट? द रिजल्ट वाज द रूइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि इसका जो नतीजा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी तरह खराब हो गई। In the 19th century, India's textile export fell sharply, while Britain's import into India grew even more sharply. राइट? मतलब कि जो 19वीं सदी थी उसमें जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थे बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरे, राइट? वाइल जो ब्रिटेन के इम्पोर्ट्स थे इंडिया में वो धीरे धीरे और बढ़ी, है ना? मतलब कि क्योंकि अब यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्री टेक्सटाइल को धीरे धीरे खराब हो रही थी, तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा था ना वो बहुत ही कम हो रहा था, और जो ब्रिटेन के इम्पोर्ट्स जो इंडिया में आ रहे थे वो ज्यादातर बढ़ जा रहे थे। कम्युनिटीज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस who had practiced their craft for generations were reduced to poverty and forced to return to subsistence agriculture and increasingly overtaxed land, यानी कि जो इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो इसमें काम करते थे, इतने आर्टिसंस थे तो इस चीज को सीखे हुए, उनको क्या करना पड़ा, उनको दे हैड टू प्रैक्टिस क्राफ्ट फॉर जनरेशन, उनको ये सारा क्राफ्ट जनरेशन जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एज एन भुखमरी की तरफ, एज एन गरीबी की तरफ जाना पड़ा, और उनको ऐसे पैसे तो कमाने हैं, तो दे मूव्ड इनटू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें उनको ओवर टैक्स, मतलब जो लैंड उनका था उसमें टैक्स और टैक्स टैक्स और टैक्स टैक्स, देन दे आल्सो हैव टू जीने के सर्वाइवल के लिए दे हैव टू वर्क इन दैट ओनली, राइट? तो वही दिक्कत थी उधर की कि यहाँ पे इतना कुछ होते हुए भी देवर वेरी मच फोर्स टू हैव इट ऑल, मतलब कि उनको ये सब कुछ झेलना पड़ता था, राइट? As William Bentinck, the Governor General of India, observed in 1834, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India, यानी कि जो विलियम बेंटिक ने देखा कि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1834 में जो कॉटन वीवर्स की जो हड्डियां थी वो ब्लीच हो रही थी आपके प्लेन्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि इतना वो लोग काम कर रहे थे। That is a very sad sight to see. Similar scenarios unfolded for India manufacture of iron, steel, paper and other goods, यानी कि जो ऐसी ऐसी चीजें जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखी, वैसे ही जो इंडिया के मैन्युफैक्चर थे आयरन के, स्टील के, पेपर के और चीजों के,
वो भी ऐसे सिनारियोज में ऐसे चीजों में आने लगे. India's share of the world GDP kept declining throughout the colonial rule, reaching hardly 5% at time of independence. यानी कि जो एक तरफ में जो पूरे वर्ल्ड की 25%, राइट, 1/4 आई गेस इट वाज, तो उस टाइम का एज एन इतना करते हुए वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती गई पूरे के पूरे कॉलोनियल रूल में. और जब हमारा इंडिपेंडेंस आया 15 अगस्त, तो जो कि जिसमें मे बी 15 अगस्त वाले ही एपिसोड होगा ये, आई गेस, आई डोंट नो एक्चुअली, बट मे बी शायद उसी वीक में आएगा ये वाला और दूसरे वाला एपिसोड, आई डोंट नो बिकॉज कैसे कैसे अलाइन हो गया, आई डोंट नो, बट जो भी है. तो इंडिपेंडेंस के दौरान में, इंडिपेंडेंस के वक्त में जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5% तक गिर गया था, राइट. एंड इन लेस देन 2 centuries वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट. यानी कि 2 centuries यानी कि 200 years से भी कम में, है ना, 200 years से भी कम में, जो एक टाइम पे, एक वक्त पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे रिचेस्ट लैंड था, वो अब बहुत ही सबसे पुअरेस्ट बन चुका है, राइट. एक और टॉपिक आज हम कर लेते हैं, डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, राइट. So before British colonization, India possessed well-organized systems of local governance, village councils. So British के colonization से पहले जो इंडिया है वो बहुत ही organized way of system से चलती थी. लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, यानी कि वहाँ पे जो लोकली जो लोग थे वहाँ पे वो लोग सेल्फ गवर्न हो रहे थे, एज ए गवर्नेंस उनकी खुद की थी, राइट. Village councils manage community affairs, resolve disputes and organize public affairs और work such as irrigation roads etc. यानी कि जो village council थे वो सारे जो community की दिक्कतें थी, disputes थी, उनको organize कराते थे, समझाते थे, resolve कराते थे, और जो public works थे उनको भी देखते थे, right. Regional kingdoms maintained complex administrative structure that had evolved over centuries to address local needs and conditions. अब जो जगह जगह रीजनल कंडम्स है, जगह जगह जो रीजनली लोग थे, जिनकी सरकारें थी, जिनका वो पूरा साम्राज्य, जिनका पूरा रीजन था, वो लोग भी अपने अपने तरह पे अपने अपने जो उनके एज एन रूल्स, एज एन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था उससे चलते थे. और वो भी धीरे धीरे साल दर साल बदलता रहा, जैसे जैसे जो लोकल से, जैसे जैसे जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनकी जैसे जैसे कंडीशन एंड नीड्स थी उसके हिसाब से, राइट. Charles Metcalfe, an acting governor general in 1830s, described the system and its efficiency in the important statement. तो चार्ल्स मेटकैल्फ ने ये पूरी सिचुएशन का एज ये पूरा इसका एज ये बताया, जोक्स बताया हमें उनके एक स्टेटमेंट पे, that the village community are little republics having nearly everything they want within themselves. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revolution, but the village community remains the same. This union of village communities, each one forming a separate little state in itself, had contributed more than any other cause to the preservation of the people of India. यानी कि जो विलेज कम्युनिटीज को उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी रिपब्लिक्स बताई, क्योंकि जो खुद के अंदर ही बहुत सारी थी, जैसे कि आपका अगर पूरा साम्राज्य है उसके अंदर और छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे आप मानो अभी का भी है ना हमारा, जैसे पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर और छोटी चीजें, और छोटी चीजें स्टेट, ऐसे ऐसे पूरा बट रखा है. वैसे उन्होंने बोला कि लिटिल रिपब्लिक, क्योंकि एक के अंदर एक बहुत कुछ है, राइट. एंड वो सबसे ज्यादा वो तब तक चलेंगे जब तक कोई और चले ना चले, है ना. देयर शुड बी लास्टिंग मोर देन एवर, नथिंग एल्स लास्ट. मतलब डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टम्बल्स डाउन, रेवोल्यूशन सक्सीड रेवोल्यूशन, बट द विलेज कम्युनिटी रिमेंस सेम. यानी कि एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी चाहे आ जाए, है ना, एक राज के बाद दूसरे राज आ जाए, कोई एक रेवोल्यूशन सक्सीड हो जाए, हार जाए, कोई दूसरा आ जाए, बट जो विलेज कम्युनिटी थी वो वहीं की वहीं रहेगी, वही की वही रहेगी. जो यूनियन था इनका वो एक एक कर करके अपनी अलग अलग छोटी छोटी स्टेट बना देता था, एक टाइप ऑफ, है ना. और वो ज्यादातर जो इंडिया का लोगों का प्रिजर्वेशन है, पीपल ऑफ इंडिया का प्रिजर्वेशन है कि उनको बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करता था और किसी चीज से छोड़ के, राइट. आगे देखते हैं, द ब्रिटिश सिस्टमैटिकली dismantled these indigenous governance system, replacing them with a centralized bureaucracy designed primarily to facilitate tax collection and maintain order rather than promote public welfare. तो अब जो ब्रिटिश लोग आए उन्होंने ये सारे जो सिस्टम था, जो इनका गवर्नेंस सिस्टम था, इंडिजिनियस सिस्टम, उसको सारे को डिसमेंटल कर दिया, सारा कुछ रीऑर्गेनाइज कर दिया, सारा कुछ हटा दिया. क्योंकि उनका जो मेन चीज था, उनको जो था एज एन टैक्स कलेक्शन करवाना था, ऑर्डर मेंटेन करवाना था, देन पब्लिक के बारे में सोचना. तो उन्होंने उसको एज एन एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी टाइप ऑफ डिजाइन करी, जो कि उसका प्राइम मोटिव जो था कि टैक्स कलेक्ट हो, है ना, ऑर्डर वगैरह मेंटेन हो सबका, देन व्हाट, देन प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पब्लिक चीजों के लिए, पब्लिक की खुशी के लिए कोई काम करने से ज्यादा जरूरी उनको टैक्स कलेक्शन था, वो प्राइमरली कर रहे थे. दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी डिजाइन मेकिंग. तो जो ये सिस्टम था उसमें कम्युनिटी डिजाइन में कम्युनिटी के लोगों का
आधुनिक साथ में गवर्नेंस बन रही थी, वो सब था। जो सालों से पुराना मैकेनिज्म था उसको इन्होंने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। The introduction of British codes of law disregarded customary laws and practices that had governed Indian communities for generation। यानी कि जो इंट्रोडक्शन था ब्रिटिश कोड्स का लॉ का, उससे जो कस्टमरी लॉज थे, जो प्रैक्टिसेस थे, जो इंडियन कम्युनिटीज को एज एन गवर्न कर रहे थे इतने जनरेशन से जनरेशन तक, उसको हटा दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। While presented as modernization, this imposition of foreign system unsuited to India's alienated ordinary Indians from judicial system, creating courts that were expensive, time-consuming, and conducted in foreign language। मतलब कि एज इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसको प्रेजेंट किया और क्या कर दिया, फॉरेन सिस्टम आपके इंडिया में इम्पोज कर दिया। जो कि देखिए कोई बाहर के लोग हमारी जगह पे आएंगे, हमें जैसे एलियन होता है, जैसे हमको हमें नहीं पता एलियन रहते हैं कि नहीं, उनके लिए हम एलियन है क्योंकि हमसे वो कभी नहीं मिले। तो जब वो हम वापस आएंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एलियन। वैसे ही हम ब्रिटिश को नहीं जानते, तो दैट इज एलियन, यानी कि वो उधर आ गए हैं, हमको एलियनेटेड लग रहे हैं, क्योंकि देवर लाइक व्हाट टू इंडियन एलियनेटेड ऑर्डिनरी इंडियन, राइट। मतलब कि उनके लिए हम एलियनेटेड है क्योंकि वो एलियनेटेड हैं, यानी कि अनजान से लैंड में अनजान से लोग के बीच में आ गए। तो उन्होंने अपना फॉरेन सिस्टम हम पे इम्पोज करा और हमको एज एन ऑर्डिनरी इंडियन लोगों को जुडिशियल सिस्टम में डाल दिया। जुडिशियल सिस्टम मतलब कि उन्होंने कोर्ट्स बना दिए, ये सब बना दिया। और जो कोर्ट्स थे ये नहीं, वो सस्ते से बहुत महंगे थे, टाइम बहुत जाता था, एक के बाद एक के बाद एक केस चलता रहेगा। एंड वो खुद भी इंडियन हिंदी वगैरह में जो लोग जानते पूछते हो वहाँ के लोग एज एन रीजनल लैंग्वेज कोई वो सब में उसमें कोई नहीं होता था। दे वर ऑल इन फॉरेन लैंग्वेजेस, राइट। सो दैट इज इट। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन एजुकेशन क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिशमैन, जो कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे। अब एक पार्ट ये है, अगला पार्ट दूसरी इसमें हम देखेंगे। दैट इज इट फॉर एवरीथिंग। अगली क्लास में विल डू द अदर थिंग्स, राइट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट episode।